कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग अलग अलग युष कल्पनाएं देखेंगे जो हमारे संहिता ग्रंथों में लिखा गया है, और वह युष कल्पना का अलग अलग व्याधियों में किस तरह से उपयोग होता है इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो मैं अभी आप लोगों को परसों के दिन मैंने मुद्ग युष के बारे में बताया था, मुद्ग युष का महत्व बताया था। आज मैं आप लोगों को अलग अलग द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ जो युष है, युष कल्पना जो रहती है वो खासकर दालों से बनाई जाती है। दालों को उबाल के बनाया जाता है। जो पानी रहता है उसको ही युष कल्पना बोलते हैं। लेकिन उसमें कुछ कुछ द्रव्य डाल के फिर उसको सिद्ध किया जाता है, तो वो ज्यादा गुणकारी हो जाता है। अलग अलग व्याधियों में उसका उपयोग होता है। अभी मैंने एक मुद्ग युष के बारे में बता दिया है, अब मैं कफग्न युष बताऊंगा। तो कफग्न युष जो है यह अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र अध्याय 22 में 110 नंबर का जो श्लोक है वह मुख रोग के बारे में बताया है। तो इसमें मुख रोग में शारोदक का युष बताया है, कफग्न। तो इसमें बताया है कि जो क्षार का पानी रहता है वह ले लेना है, और उसमें मूंग दाल जो रहती है उसको उबाल के और उसका युष बनाना है। तो इसका प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो ये मुख रोग में बहुत अच्छा काम करता है। मुख में ओष्ठ रोग हो सकते हैं, जिह्वागत रोग हो सकते हैं, तालुगत रोग हो सकते हैं, तालु मूलगत रोग हो सकते हैं। तो हर मूल मुख रोग में यह शारोदक सिद्ध मुद्ग युष जो है इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। यह कफ का, क्योंकि शारोदक है ना, तो आदो क्लेदयंती पश्चात विशोषयंती, ऐसा बताते हैं कि ये क्या करता है कि शारोदक का जो पानी रहता है यह कफ को पूरी तरह से क्लिनजिंग कर देता है, कफ को निकाल देता है। और मुख रोग में जब कफ की वजह से श्वास काश और मुंह मुंह में बहुत ज्यादा सलाइवेशन हो रहा है, बोधक कफ बहुत ज्यादा संचित है और उसके वजह से मुख रोग हो गया है, तो उसमें शारोदक से सिद्ध क्या युष है, यह क्या करेगा कि पूरा मुख को शुद्धि कर देगा और बहुत अच्छा फायदा कर देगा। और इसमें बता रहे हैं कि ये युष में तेल या घी का छौंक डाल देना है, मतलब उसका तड़का लगा के वो अगर दे दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से यव जो जौ का जो यूज होता है, आप शारोदक लीजिए और उसको यव डाल के और उसको पका के और फिर मतलब एक भाग जो भी धान्य है हमारा वह ले लेना है और 16 गुना पानी ले लेना है और उसको उबाल के फिर उसका एक चतुर्थांश रखना है या फिर वो पकने तक रखना है। इसमें दो विधि है, या तो पकने तक रखें या एक चतुर्थांश रखें। पकने तक रखें फिर छान के उसका प्रयोग कर देना है। तो अगर जौ से बनाया है तो वह शारोदक सिद्ध यवयुष ये हो गया। उसी तरह से तृण धान्य से भी डाल के या फिर चावल से बना के, जो चावल और तृण धान्य ये डाल के अगर और दाल डाल के और ये यूश बनाया जाता है तो ये और ज्यादा गुणकारी होता है और कफग्न होता है। इसी तरह से जो जौ का मैंने बताया उसमें भी दाल तो जरूरी डालना है, और मूंग दाल जो रहता है वो पथ्य कारक रहता है, उसका प्रयोग अगर कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसके बाद में कुल्थी का युष बताया है। कुलत्थ युष जो है ये निघंटु रत्नाकर नाम का जो ग्रंथ है बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। भाग 1 में गुण दोष प्रकरण में जो प्रतिशय प्रतिषेध का जो अध्याय है, प्रतिषाद का चिकित्सा बताया है, उसमें भी बताया है। और उसी तरह से सुश्रुत सूत्र स्थान 40 चैप्टर जो है उसमें सूत्र स्थान में उसमें 372 नंबर का जो श्लोक है उसमें भी बताया है कुल्थी का युष। तो कुल्थी का यूज जो है इसको बनाना है, एक भाग कुल्थी ले लिया और 16 गुना पानी डाल के उबाल के, और कुल्थी का दाल पक जाए तो कुल्थी को अलग कर दीजिए, वो पानी का प्रयोग करना है। उसमें छौंक डाल दीजिए घी या तेल से, या बिना छौंक या बिना तेल या घी के छौंक के भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यह बताया है, इस फल श्रुति इसके बारे में बताया है कि यह उष्ण रहता है, मतलब वीर में उष्ण रहता है, यह रस में मधुर और कषाय रसात्मक रहता है, अग्नि का दीपक रहता है। इसलिए आम बात के व्याधियों में हम लोग जरूर कुल्थी का यूज देते हैं। उसी तरह से एक वात और कफ नाशक रहता है, वातानुलोमक रहता है। वायु जो मूढ़ वायु है, वायु प्रतिलोमित हो गया है, उसको यह अनुलोमित कर देता है, तो वातानुलोमक बताया। पेट अच्छे से साफ करता है, वायु को प्राकृत दिशा में ला देता है। अपान वायु जब अच्छे से हो जाता है तो दूसरे वायु भी अच्छे से हो जाते हैं, प्राकृत अनुलोमित हो जाते हैं। इसी तरह से मेदोनाशक है। तो जब आमवाद की कंडीशन रहती है या फिर स्थूलता रहती है, स्थौल्य रोग रहता है, मेदो रोग रहता है, उसमें भी कुल्थी का यूज बहुत ज्यादा गुणकारी रहता है। इसी तरह से गुल्म व्याधि में, अर्श व्याधि में, श्वास व्याधि में, कास व्याधि में, क्योंकि ये उष्ण वीर्यात्मक है इसलिए श्वास काश में बहुत अच्छा है, वायु का अनुलोमन करता है। कफ वात शामक है इसलिए श्वास काश व्याधि में काम करता है। मेह व्याधि में, जिसमें प्रमेह व्याधि रहता है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। पीनस व्याधि में जो क्रॉनिक साइनोसाइटिस रहता है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और उसी तरह से तूनी और प्रतूनी वेदना जो रहती है, तूनी मतलब ऊपर डायरेक्शन में जो वायु ऊपर आ रहा है तो वो तूनी हो गया, और वो नीचे की तरफ जा रहा है तो प्रतितूनी हो गया, प्रतुनी। तो इन दोनों में ये बहुत कुल्थी का यूज बहुत अच्छा काम करता है। फिर उदावर्त 13 वेगों को धारण करने से जो बलून की तरह पेट फूल जाता है, तो उदावर्त में भी यह जो कुल्थी का यूज है बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से
कुल्थी का यूज जो है वो अलग अलग व्याधियों में हमने देखा संहिताओं में, तो उसमें भी बहुत जगह उल्लेख है। जैसे कि प्रतिशय व्याधि है, उसमें कुल्थी का यूज और पुराना जो वारुणी मध्य है उसका सेवन करने के लिए बताया है, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से श्लेष्मोदर, अगर कफ वाला जो उदर व्याधि रहता है उसमें भी अगर हमने त्रिकटु डाल के, त्रिकटु मतलब शुंठ मरीच पिपली डाल के अगर हमने कुल्थी का यूज सिद्ध करके अगर दे दिया, तो श्लेष्मोदर की कंडीशन में जहाँ पे कफ की वजह से कफ का स्त्रोतरोध हो जाता है और उसकी वजह से उदर व्याधि होती है, उसमें भी बहुत ज्यादा यह काम करता है। इसी तरह से कफज शिरो रोग में भी यह कुल्थी का यूज बहुत अच्छा काम करता है। तो इसमें यव और षष्ठी धान्य जो रहता है, मतलब जौ लेना है, और षष्ठी जो चावल रहता है जो 60 दिन में पकता है, वो भी 1 साल पुराना हुआ, वह लेना है और उसका उसके लेके और दाल डाल के यूज का सेवन करना है। तो ये सुश्रुत उत्तर तंत्र 26 चैप्टर है जो शिरोरोग प्रतिशय अध्याय है, उसमें 23 नंबर के श्लोक में बताया है। उसका कफश शिरोरोग में कुल्थी का यूज लेने के लिए बोला है। तो कफश शिरोरोग में बहुत अच्छा काम करता है। कैसे काम करता है? तो वात और कफनाशक है, वायु का अनुलोमन करता है, पेट साफ करता है, पेट अच्छे से साफ हो जाता है कुल्थी का यूज लेने से। तो जब पेट साफ हो जाएगा, अपान वायु निकल जाएगा, तो अपने आप सिर शिरोरोग जो है, शिरशूल जो है, मतलब जो अपान वायु निकल गया ना, तो सिर पे जो प्रेशर पड़ रहा था वायु की वजह से, तो वह अनुलोमित होने की वजह से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से या इसका सेवन करने से क्या होता है कि शिरोरोग जब ठीक हो जाता है, तो वो भी कफज शिरोरोग, कफ का भी विलयन करता है, क्योंकि उष्ण है, वात कफ नाशक है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। इसी तरह से वातशूल जब रहता है, पेट में उदर शूल हो रहा है, वात की वजह से हो रहा है, तो सेंधा नमक और काली मिर्च डालकर युष को सिद्ध कर देना है। सुषुर उत्तर तंत्र 42 चैप्टर में 13 नंबर का श्लोक है। इसमें मैं जो भी बता रहा हूँ सब रेफरेंस के साथ बता रहा हूँ। तो 26 नंबर का श्लोक है उत्तर तंत्र में सुश्रुत संहिता के, उसमें 93 नंबर का श्लोक में सेंधा नमक और मरीच डाल के जो कुल्थी का यूज बताया है, वो उसका प्रयोग करने से वातज शूल, वातज उदर शूल में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से मदात्य की कंडीशन रहती है जब बहुत ज्यादा शराब पी लिया है और वह नशा बहुत ज्यादा चढ़ गया और वह उतर नहीं रहे, तो अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान जो मदात्य चिकित्सा है 7वां नंबर का चैप्टर है, उसमें 36 और 37 नंबर का जो श्लोक है उसमें बताया मदात्य। इसमें बता रहे हैं कि जौ लेना है और गेहूं के पदार्थ के साथ में खट्टा, अम्ल, तिक्त और कटु रस प्रदान द्रव्यों से, तो खट्टा द्रव्य ले लिया तो आंवला ले लिया, आमलकी ले लिया, इससे सिद्ध, या फिर बिजोरा नींबू ले लिया, कागदी नींबू का रस ले लिया। इसी तरह से तिक्त रसात्मक, तो पटोल का साग ले लिया, पुनर्नवा ले लिया, गुड़ूची ले लिया, किरात तिक्त ले लिया, इनसे सिद्ध। उसी तरह से कटु रस प्रदान, तो त्रिकटु ले लिया, पंचको ले लिया, चव, चित्रक, शुंठी, मरीच, ये सब ले लिया। इनसे सिद्ध किया हुआ जो यूश है, और गेहूं भी डालना है और जौ भी डालना है और दाल भी डालना है, मूंग दाल डालना है। इन सबसे सिद्ध किया हुआ जो यूज रहता है, ये अगर देते हैं तो ये पथ्य कारक भी होता है। मदात्य का मध्य भी, क्योंकि अम्ल रसात्मक द्रव्य है, तो मध्य को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देता है और पेशेंट के लिए पथ्य कारक भी है, रुचिकर भी है और वातानुलोमक भी है। और उसी तरह से इसमें मुद्ग यूज भी डाल सकते हैं, मुद्ग डाल के भी कर सकते हैं, या कुल्थी डाल के अगर कर दिया जाए तो वो मदात्य जो है, कफज मदात्य, उसमें बहुत अच्छा काम कर देता है। तो कुल्थी का यूज का इतना ज्यादा महत्व है और नशा जो है वो पूरी तरह से निकल जाता है और वहां की संप्राप्ति भंग होकर मदात्य में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से मूली का यूज, मूली लेना है और दाल, इससे सिद्ध करके यूज बनाना है। तो इसका उल्लेख जो है वो निघंटु रत्नाकर भाग 1 में गुण दोष प्रकरण में बताया है, और योग रत्नाकर संहिता जो है, योग रत्नाकर में हिक्का प्रकरण में बताया है। निघंटु रत्नाकर भाग 2 में प्रतिशय चिकित्सा में बताया है। सुश्रुत सूत्र स्थान 46 चैप्टर में 371 नंबर का श्लोक में बताया है, और काश्यप खिल स्थान में 65 नंबर का जो अध्याय है उसमें बताया है। तो इसमें बोल रहे हैं कि मूली लेना है और मूंग दाल लेना है और इसको पानी में 16 गुना पानी में लेके और इसको सिद्ध करना है। इसमें ऐसे बता रहे हैं कि मूली के टुकड़े लेके आना है और उसको डाल देना है, और उसमें मूंग दाल डाल के और पानी में, और मूली के छोटे छोटे पीसेस होने चाहिए, या फिर जो छोटे वाले जो मूली रहते हैं उसका 1 भाग लेना है और 3 भाग मूंग दाल, जितना ये भाग रहेगा मूली का रहेगा उसका 3 गुना मूंग दाल का, इतना प्रमाण में लेके और फिर यूज बनाना है। और ऊपर से प्रक्षेप के रूप में थोड़ा सा तेल या घी डाल देना है, तड़का के रूप में, जिस तरह से छौंक लगाते हैं। तो इसका प्रयोग करते हैं तो प्रसेक में, अगर बहुत ज्यादा मुंह में सलाइवेशन हो रहा है, थूक बहुत ज्यादा आ रहा है, स्टीवन नहीं, प्रसेक हो रहा है, मुंह से सलाइवेशन बहुत ज्यादा आ रहा है। उसी तरह से गलग्रह, गला पूरी तरह से अकट गया है और ऐसे मूवमेंट नहीं हो रहा है कफ की वजह से, तो भी बहुत अच्छा काम करता है।
ज्वर में मूली का यूज जो है, मूग और मूली, इनसे सिद्ध किया हुआ यूज है वो ज्वर में काम करता है, प्रमेह व्याधि में काम करता है, अरोचक में, पीनस में, क्रोनिक साइनोसाइटिस हो गया, कास में, कफ रोग में, प्रतिशय जो सर्दी की प्रॉब्लम हो रही है, बार बार सर्दी होता है, तो उनको एक टाइम पर मूली और दाल से बनाया हुआ जो सूप रहता है जिसको हम यूश कल्पना बोलते हैं, मूलक यूश, इसको देने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से हिचकी का बीमारी है, श्वास रोग है, अरुचि है, मेदो रोग है, गल रोग है, इसमें भी मूली और मूंग दाल का यूज का प्रयोग कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से गाजर का यूज बताया है, गाजर जो ग्रंजनक बोलते हैं संस्कृत में, तो गाजर का यूज जो है अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान 9th चैप्टर में 32 नंबर का श्लोक में अतिसार चिकित्सा जो बताया है, अष्टांग हृदय में अतिसार चिकित्सा में गाजर का सूप पीने के लिए बोला है। तो इसमें क्या करना है कि जो थोड़ा ऐसा बड़ा वाला जो प्याज होता है वह ले लेना है, प्याज का क्वाथ बनाना है और उसमें तेल या वो काढ़ा जो बन जाएगा, प्याज का जो काढ़ा बन जाएगा उसमें तेल या घी का छौंक डाल देना है, और उसके बाद में थोड़ा सा अम्ल रसात्मक द्रव्य जैसे कि दाड़िम डाल दिया या फिर आंवला डाल दिया, यह डाल के, या फिर थोड़ा सा नींबू डालते हैं, बिजोरा नींबू या कागदी नींबू डाल दिया, और उसके बाद में जो गाजर होते हैं उसके पीसेज डाल के और 16 गुना पानी में डाल के इसको उबालना है। गाजर और फिर दाल भी डालना है, मूंग दाल डालना है। इसके साथ अगर कर दिया जाए तो प्याज, गाजर और उसके बाद में थोड़ा सा अम्ल रसात्मक द्रव्य जैसे कि आंवला है या फिर दाढ़ी में, इससे सिद्ध किया हुआ गाजर और दाल का जो सूप रहता है, यह हमारे आचार्य लोगों ने बताया। तो इसको पीने से अतिसार में बहुत अच्छा काम होता है। जो लूज मोशन होने की वजह से बहुत ज्यादा थकावट आ गई है, न्यूट्रोलाइट्स की, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो गई है और पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, तो इसको देने से तुरंत ही बंद हो जाता है और पेशेंट को ताकत भी आती है। गाजर में बहुत ज़्यादा आयरन तत्व रहता है और तुरंत ही ताकत देता है, पेशेंट को बल मिलता है, और अतिसार में तो बहुत ही अच्छा फायदा करता है और अग्नि को दीपन भी करता है, अग्नि को भी बढ़ा देता है और जो इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस है उसको भी बैलेंस कर देता है और बहुत ही अच्छा काम करता है। थोड़ा सा नमक भी डाल दें तो सोडियम क्लोराइड को भी अच्छा कर देगा, तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है। अतिसार और अग्नि दीपन, अतिसारग्न और अग्नि दीपन के रूप में गाजर, प्याज और अम्ल रसात्मक द्रव्य और मूंग दाल, इनसे सिद्ध किया हुआ जो यूज है इसका योजना करने के लिए बताया है। इसी तरह से माश का यूज, जो उड़ीद होता है उसका यूज बताया है। तो निघंटु रत्नाकर भाग 1 गुणदोष प्रकरण में बताया है, और कैदेव निघंटु जो है उसमें 80 नंबर का जो श्लोक है उसमें बताया है। तो जो गुण दोष प्रकरण है उसमें बताया कैदेव निघंटु में, तो उसमें बता रहे हैं कि जो उड़ीद का जो दाल का पानी होता है, उड़ीद एक भाग और 16 गुना पानी, उसको उबाल के दाल पकने तक रख देना है और उसके बाद में तड़का डाल के, छौंक डाल के और उसका प्रयोग करना है। तो यह जो है ये गुरु है, वृश्य है, अग्नि वात पित्त कर है, वही और पित्त को बढ़ा सकता है अगर ज्यादा ले लिया तो। इसी तरह से कफकर भी है, कफ को भी बढ़ा देता है, मलवर्धक भी है। तो इसको थोड़ा सा हिसाब से ही ज्यादा से ज्यादा 50 ml तक ही लेना चाहिए, मतलब 1 कप तक इतना ही लेना है। ज्यादा लेने से ये वात और पित्त दोनों को बढ़ा सकता है और मल को भी बढ़ा सकता है और उसके बाद में बहुत ज्यादा कफ को भी बढ़ा सकता है। तो 50 ml सुबह, 50 ml शाम को। उड़ीद का जो दाल का जो पानी है, यूश है 16 गुना पानी वाला, यह बहुत ही अच्छा गुरु भी है, वृक्ष भी है, और इसीलिए इसको ज्यादा नहीं लेना है, जितना बताया उतना ही लेना चाहिए, नहीं तो ये पचेगा ही नहीं पूरा दिन। अगर ज्यादा मात्रा में ले लिया ना, 1 गिलास 2 गिलास, पचेगा नहीं। तो इसीलिए ये बोला है गुरु है, इसलिए ध्यान में रखिए, ये स्वभावतः गुरु द्रव्य है। उसी तरह से चने का दाल का जो यूज रहता है, निघंटु रत्नाकर भाग 1 में गुणदोष प्रकरण में बताया है। तो ये बताया है कि चना 1 भाग ले लेना है, मतलब 50 ग्राम चना ले लेना है और 16 गुना पानी में डाल के उसको उबाल देना है। जब चावल जो चना का दाल है वो पक जाए, और वही चना का दाल 1 साल पुराना वाला चाहिए, नया वाला नहीं चाहिए। जब इसका प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो ये कषाय रसात्मक होता है, थोड़ा सा तिक्त रसात्मक होता है, थोड़ा सा अनुष्ण होता है, ना उष्ण है, थोड़ा सा किंचित उष्ण है, लघु होता है, तीनों दोषों का नाशक होता है, वात पित्त कफ को बैलेंस करता है, रक्त पित्त को दूर करता है, पीनस व्याधि में, क्रोनिक साइनोसाइटिस में काम करता है, कास और श्वास में बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए चने का चणक यूज जो है यह बताया है बहुत ही अच्छा काम करता है। ये सब मैंने अपने प्रैक्टिस में यूज किया है। मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप लोग भी इनका प्रयोग करिए, तो आप लोग अलग अलग व्याधियों में इसका प्रयोग करेंगे तो आपके पेशेंट में भी बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। इसी तरह से निष्पाव नाम का जो धान्य होता है उससे यूज बनाते हैं, वो भी उसी तरह से बनाते हैं कि 1 भाग 50 ग्राम या 10 ग्राम हमने निष्पाव का धान्य ले लिया और 16 गुना पानी ले लिया। तो यह निघंटु रत्नाकर भाग 1 गुणदोष प्रकरण में बताया, और कैदेव निघंटु में 81 नंबर का श्लोक में बताया गुणदोष प्रकरण में। तो ऐसा बता रहे हैं कि स्तन्यवर्धक है,
अगर ब्रेस्ट मिल्क कम आ रहा है तो अगर इसका प्रयोग निष्पाव का यूज दे दिया जाए तो यह दूध को बढ़ा देता है, माता का दूध को बढ़ा देता है, कफ रोग को बहुत अच्छा काम करता है, उसमें शमन का कार्य करता है, नेत्र रोगों में भी निष्पाव का यूज जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से चित्रक वनस्पति और दाल से मूंग दाल डाल के और यूज बनाने के लिए बोला है, तो यह काश्यप संहिता में युष निर्देशीय अध्याय खासकर लिखा हुआ है 38 और 39 नंबर का जो श्लोक है, जो युष का अध्याय है, उसमें बता रहे हैं कि चित्र का पंचांग ले लेना है और उसी चित्र का पंचांग से क्वाथ बनाना है। क्वाथ बनाने के बाद फिर जो मूंग दाल है वो एक भाग लेना है और उसी क्वाथ में सिद्ध कर देना है। तो इसका प्रयोग करते हैं तो कफ वात नाशक है, क्योंकि चित्रक जो है कटु कटु उष्ण होता है, कटु रस कटु विपक शीत उष्ण वीर्यात्मक रहता है, कटु कटु उष्ण रहता है, तो एक कफ वात नाशक है। वायु का गुण है शीत, तो उसके अपोजिट है, कफ का भी गुण है शीत, तो उसके अपोजिट चित्रक है, कटु कटु उष्ण है। और यह ग्रहणी रोग में काम करता है, शूल व्याधि में काम करता है, प्लीहा व्याधि में स्प्लिनोमेगेली में काम करता है, अर्श व्याधि में काम करता है, गुल्म व्याधि में काम करता है, कुष्ठ व्याधि में काम करता है, हृदरोग में बहुत अच्छा काम करता है, हार्ट के डिजीजेस में भी बहुत अच्छा काम करता है, कुष्ठ व्याधि में भी बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से मसूर दाल का जो यूज रहता है, उसके बारे में अक्खा मसूर लीजिए या मसूर दाल लीजिए, तो निघंटू रत्नाकर भाग 1 में गुणदोष प्रकरण में और कैदेव निघंटू में 80 नंबर का श्लोक है गुणदोष प्रकरण में। उसी तरह से अष्टांग संग्रह चिकित्सा स्थान 10वां चैप्टर में 42 नंबर का जो श्लोक है जो अर्श के बारे में बताया, तो मसूर दाल का जो यूज है वो ऐसा बताते हैं कि यह ग्राही होता है, यह पौष्टिक होता है, शरीर को बल देता है। और उसी तरह से प्रमेह व्याधि में भी, जिसको डायबिटीज मिलेटस है, शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और उसको हम खाने के लिए क्या दें, तो मसूर दाल से बनाया हुआ यूज है, या पीने के लिए दें सुबह और शाम दोपहर अगर दे दें तो पेशेंट को बल देता है, ताकत देता है, पौष्टिक होता है। और यह वहां पे बहुत अच्छा संप्राप्ति को भंग करने में एक आहार्य द्रव्य है, मतलब एक पथ्य कल्पना है, बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से रक्तार्श में भी, जिसको ब्लीडिंग पाइल्स है, उसमें भी काम करता है, अग्नि का दीपन कार्य करता है। और अगर इसको और गुणधर्म बढ़ाना है तो मसूर और तक्र डाल के और फिर यूज बनाए, तक्र 16 भाग ले लें और मसूर दाल 1 भाग ले लें और इसको सिद्ध कर दें। तो मसूर दाल से सिद्ध किया हुआ और तक्र डाल के सिद्ध किया हुआ मसूर और तक्र यूष जो रहता है, मसूर और तक्र से सिद्ध किया हुआ जो यूष रहता है, यह बहुत ज्यादा रक्तार्श में काम करता है, ब्लीडिंग पाइल्स में ताकत देता है और स्तंभन कार्य करता है, रक्त को रोक देता है, ग्राही कार्य करता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है और वहां की संप्राप्ति भंग करके रक्तार्श में पथ्यकारी बताया है। इसी तरह से आड़की नाम की वनस्पति, आड़का नाम का जो धान्य होता है उससे सिद्ध जो हम लोग यूष बनाते हैं वो कषाय है, शोषण करता है, तो यह अतिसार में काम करता है, त्रिदोष नाशक है, ज्वर में काम करता है, कृमि रोग में काम करता है। इसी तरह से पंचामृत 5 चीजों से सिद्ध किया हुआ यूष, पंचामृत मतलब दूध दही घी मध ये नहीं है, पंचामृत मतलब 5 चीज, 5 धान्यों से बनाया हुआ जो यूष रहता है। जहां पर भी अपने ग्रंथों में 5 चीजें, जैसे कि पंचामृत लौह गुकुल है, उसमें 5 धातु बताए, जैसे स्वर्ण चांदी रौप्य, ये जो है ना 5 धातुओं से बनाया हुआ, लौह भस्म ताम्र भस्म, इससे सिद्ध किया हुआ जो पंचामृत लौह गुकुल। पंचामृत शब्द जो है वो केवल दूध दही मध ये सब नहीं लेना चाहिए, 5 चीजों का उससे होता है। तो पंचामृत यूज जो रहता है वह निघंटू रत्नाकर भाग 1 गुणदोष प्रकरण में बताया कि कुल्थी का दाल लेना है, मूंग दाल लेना है, फिर तूर दाल लेना है, अरहर की दाल लेना है, उड़ीद लेना है और जो निष्पाव रहता है वह ले लेना है और इसको सिद्ध कर देना है। तो ये अग्नि दीपक रहता है, आम का पाचन करता है, धातु वृद्धि का रहता है, लघु रहता है, अरुचि को दूर करता है, ज्वर को ठीक करता है, प्रतिशय में काम करता है, पीनस में काम करता है, क्षय रोग में काम करता है, अंग मर्द में काम करता है। इतना बढ़िया ये गुणधर्म वाला रहता है, तो इसलिए पंचामृत यूष का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से पंचमुष्टिक युग यूष ऐसा बता रहे हैं कि इसमें भी 5 चीजें हैं। तो दिगंटो रत्नाकर भाग 1 गुणदोष प्रकरण में या फिर योग रत्नाकर में ज्वर चिकित्सा में बताया, या कैदेव निघंटू में 82 नंबर का जो श्लोक है उसमें बताया कि बोर लेना है, मतलब बदर लेना है, जो बेर होता है बेर लेना है, कुल्ती लेना है, मूली लेना है और मूंग दाल लेना है, मूंग दाल 1 साल पुराना, और जौ इसको 1-1 मुट्ठी के मात्रा में ले लेना है। इसलिए पंचमुष्टिक यूष 5 मुट्ठी वाला यूष ऐसा बताया। बेर का चूर्ण ले लिया हमने 1 मुट्ठी, कुल्ती का दाल ले लिया 1 मुट्ठी, मूली को इतना 1 मुट्ठी में जितना है उतना ले लिया, जौ 1 मुट्ठी ले लिया, मूंग दाल 1 मुट्ठी ले लिया, इन सबको लेके और इनके 16 गुना पानी लेके इसे सिद्ध कर दिया, या फिर 8 गुना पानी से भी सिद्ध कर सकते हैं। और जब ये पक जाए तो इसका प्रयोग करना है, छान के इसका प्रयोग करना है। तो ये त्रिदोष नाशक है, क्षय रोग में, गुल्म में, कास में, शूल में, श्वास में, ज्वर में, या पंचमुष्टिक ज्वर
पंचमुष्टिक यूष है, यह फिर से मैं बताता हूँ तो बेर लेना है, कुल्थी लेना है, मूली लेना है, मूंग दाल लेना है और निष्पाव जो रहता है, सॉरी फिर से मैं बोलता हूँ, बेर लेना है, कुल्थी लेना है, मूली लेना है, मूंग दाल लेना है और जौ लेना है। ये एक एक मुट्ठी ले लेना है और इसको 8 गुना पानी या 16 गुना पानी में लेके इसको सिद्ध करना है। तो श्वास, ज्वर, त्रिदोष नाशक है, क्षय, गुल्म, कास, इन सब में बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से षडंग यूष बताए जिसमें 6 चीजें रहती हैं। यह निघंटु रत्नाकर भाग 2 दूसरा अतिसार अध्याय में बताया, या निघंटु रत्नाकर भाग 2 संग्रहणी में बताया। इसमें बोल रहे हैं कि मुद्ग यूष लेना है, मासरस लेना है, ऐसे सब लिक्विड लिक्विड फॉर्म में लेना है। मुद्ग यूष लेना है, मासरस लेना है, तक्र लेना है, चना का पानी लेना है, चना का क्वाथ है वो लेना है, जीरा और सिंधा नमक, जीरा जितना जरूरत है उतना लेना है, सिंधा नमक टेस्ट के लिए। ये जो 6 चीज का जो रहता है इसको षडंग यूष बोलते हैं। ये इसका प्रयोग जब करते हैं तो अग्नि को दीपन करता है, आम का पचन करता है, ग्रहणी रोग में काम करता है, वातज संग्रहणी में काम करता है, अरोचक में काम करता है, ज्वर रोग में काम करता है, प्रवाहिका में काम करता है। इस तरह से षडंग यूष का भी बहुत अच्छा रोल रहता है। इसी तरह से षडंग यूष एक दूसरा बताया है निघंटु रत्नाकर भाग दूसरा में क्षय रोग में, या योग रत्नाकर राज्यक्षमा में बताया और शारंगधर संहिता में भी बताया। तो इसमें बोल रहे हैं कि कुल्थी लेना है, जौ लेना है, बेर लेना है, मूंग दाल लेना है, शुंठी लेना है, धनिया लेना है और पानी 750 ml ले लेना है। और ये सब जितने भी हैं ये 10-10 ग्राम की मात्रा में या 50-50 ग्राम की मात्रा में ले लें। कुल्थी लेना है, जौ लेना है, बेर लेना है, मूंग दाल लेना है, शुंठी लेना है, धनिया लेना है और पानी लेना है। इन सबको सिद्ध कर देना है। तो ये 6 चीजों से जो बनाया हुआ है, यह क्षय रोग में जो राजयक्ष्मा जैसी व्याधियां हैं जिसमें वेट लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है उसमें करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि डबल मांस डाल के भी इसको सिद्ध कर दिया जाए तो ये क्षय रोग में, क्योंकि मांस है, मांसरस है, तो इससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा ये बल बढ़ा देता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं है उनके लिए वो नॉर्मल कुल्थी, जौ, फिर बेर, शुंठी और फिर उसके बाद में मूंग दाल, धनिया और पानी को सिद्ध करके दे। जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए साथ में है उनको मांस डाल के, दुगना मांस डाल के और फिर सिद्ध करके यूज बनाए और इसमें घी, जीरा, अजवाइन और लहसुन और हींग इन सब का तड़का देके करें तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। और भी बहुत सारे यूज बताए हैं वो मैं कल के लेक्चर में बताऊंगा। अभी टोटल 15 यूज हो गए हैं, मुझे टोटल 60 यूज और बताने हैं अभी, क्योंकि टाइम की कमी है और मैं आप लोगों के जो भी प्रश्न है उसका उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। एक ही दिन सब चीज़ नहीं पढ़ना है, एक ही दिन सब चीज़ पढ़ा दिया ना तो बहुत ज़्यादा जम्बलिंग होता है। इसलिए अभी मैं, और वो भी थोड़ा थोड़ा आयुर्वेद पढ़ना चाहिए डेली डेली। तो मैं आप लोगों के जो भी प्रश्न है उसका उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। आप लोग ये पेशेंट को अलग अलग यूज देने का कोशिश करिए ताकि आपकी चिकित्सा कुछ अलग चिकित्सा हो। नहीं तो मार्केट में तो कितने सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर बैठे हैं, आपके पास से क्यों पेशेंट आएंगे? क्योंकि आप कुछ तो अलग दे रहे हैं और पेशेंट को भी अच्छा लग रहा है और रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। लंघनम स्वेदनम कालो जो बोलते हैं, संसर्जन क्रम बोलते हैं, तो उसमें कुछ अलग अलग टेस्टी टेस्टी चीजों का अगर आपने दे दिया तो पेशेंट को भी अच्छा लगता है, ये डॉक्टर हमारे लिए कुछ तो अच्छा सोच के दे रहे हैं। डॉक्टर राजकुमार धवन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता मैम नमस्ते प्रणाम आपको। 1 मिनट रुकिए, ये मैं थोड़ा सा जब भी लेक्चर लेके करता हूँ ना इनबॉक्स में तो ये थोड़ा सा हैंग होता है। डॉक्टर सोनम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी प्रणाम आपको। आप सबको बहुत ही शुभ संध्या। आप लोगों का दिन बहुत अच्छा जा रहा है और आप सब लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, श्रेष्ठ बातें करते हैं, श्रेष्ठ विद्या का ग्रहण कर रहे हैं। सब ऋषि मुनि लोगों ने लिखा है और ये भारत का जो ज्ञान है, भारत का जो टैलेंट है वह आदिकाल से है, सतयुग से। इसीलिए यहाँ पर आक्रमण हुए क्योंकि हमारे पास जो टैलेंट है वह कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि हम लोग ना अपने संस्कृति को ध्यान में रखे हुए सब काम करते हैं, हम किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं। डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अरविंद जी बोल रहे हैं सर आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो, थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर देवेंद्र पाटिल जी जय विदर्भा, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। डॉक्टर मनोज कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मीनल गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। कल का लेक्चर और इंटरेस्टिंग होगा, मैं और भी यूज बताऊंगा। यह सब आप लोग अपने अपने पेशेंट को दीजिए अलग अलग व्याधि के हिसाब से। डॉक्टर रूपाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी बोले निष्पाव क्या होता है? एक धान्य होता है, इसका मैं फोटो आप लोगों को भेज दूंगा। आप इंटरनेट पे भी सर्च करिए गूगल में, निष्पाव नाम का एक धान्य होता है। अभी मैं ऐसे नहीं बता सकता हूँ, उसका फोटो आपको गूगल पे मिल जाएगा, ये तो मैं भेज दूंगा ग्रुप में, आपको मिल जाएगा। डॉक्टर प्रमोद मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नवजोत जी नमस्ते प्रणाम आपको।
डॉक्टर मीनल गुप्ता जी बोल रहे हैं कि निष्पाव का अदर नेम क्या है। इसको निष्पाव ही बोलते हैं, आड़गी अलग चीज होता है। मैं निष्पाव का फोटो भेज दूंगा। और मनीषा मैम बोल रही हैं कि निष्पाव क्या है सर, दुग्धवर्धक है, इसको बताएं। मैं इसका फोटो भेजूंगा तो आपको पता चल जाएगा ये क्या है। मैं फोटो भेजूंगा तभी आप पहचान पाएंगे। आप लोग भी इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन उसको क्या बोलते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर मतलब ये आयुर्वेदिक धान्य ही है, मतलब शिम्मी धान्य में ही आता है। डॉक्टर राम कुमार प्रजापति जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीषा जी बोल रहे हैं कि चित्रक जैसे वनस्पति हमें पता ही नहीं कि उसका चूर्ण ले सकते हैं क्या। हाँ लेना है, जो श्वास काश के चित्रक हरित की नहीं यूज करते हैं, चित्रक चित्रकादि वट्टी नहीं यूज करते हैं आप लोग श्वास काश में। हमें पित्त वालों को नहीं देना है, लेकिन हमें चित्रक वनस्पति, आपको वनस्पति नहीं पता है तो, लेकिन चित्रक का चूर्ण मिलता है, उसका चूर्ण का पंचांग का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। सरोज मिश्रा जी बोल रहे हैं पंचामृत यूज का द्रव्य रिपीट कर दीजिए। आप मेरा लेक्चर फिर से सुन लीजिए, तो उसमें दिया हुआ है आप, क्योंकि अभी मेरे से डबल डबल काम मत करवाइए, मैं बहुत पेशेंट देख के थक गया हूँ। आप एक बार मेरा फिर से लेक्चर सुनिए तो उसमें सब है, मैं कल बता दूंगा। डॉक्टर मनीषा जी बोल रही हैं कि निष्पाव नेत्ररोग में कफ शामक होने पे लाभप्रद है क्या। 100% काम, जहां पर भी कफज व्याधि है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। मैं उसका फोटो भेजूंगा तो आपको पहचान में आ जाएगा, आपके लोकल भाषा में उसको क्या बोलते हैं आप पहचान लेंगे। डॉक्टर पवन शर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। उसको ना पावटा मराठी में बोलते हैं, लेकिन मुझे उसका हिंदी और लोकल नेम पता नहीं है, तो मैं आपको बता दूंगा। डॉक्टर श्वेता मैम नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर आशा मैम नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप लोग ना युष कल्पना का जब प्रयोग करेंगे, जब पेशेंट लोग बोलेंगे ना तो टेस्टी भी लगता है, और आप लोग भी यूज कर सकते हैं। केवल लंघन कराने के लिए या संसर्जन कम करने के लिए केवल मूंग दाल का ही यूज मत करिए, अलग अलग वैरायटी ऑफ यूज दीजिए। अब मैंने गाजर का बताया, गाजर का यूज कितना अच्छा है। कल मैं बैगन का बताऊंगा, बहुत टेस्टी मूली का यूज कितना बढ़िया बढ़िया यूज है। ऐसे सोच के ही अच्छा लगता है कि क्या मस्त होगा यूज, और पेशेंट को भी सच में फायदा होता है। आशा जी बोले पंचामृत यूज के द्रव्य रिपीट करें एक बार। हाँ घी और जीरा की यूज करते हैं। आप मेरा लेक्चर फिर से सुनिए तो आपको समझ आ जाएगा। डॉक्टर लक्ष्मी मौर्य जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रश्मि भट्ट जी नमस्ते, प्रणाम आपको। अच्छा प्रशांत भट्ट, रश्मि भट्ट, सब लोग भट्ट लोग आ गए हैं, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग। डॉक्टर मिनल गुप्ता जी बोल रहे हैं कि कुल्थी मूंग उड़द और निष्पाव दिस इज पंचामृत यूज। देखिए मैम ने बता दिया, ये आप ना इसका प्रयोग करिए और आप लोग मुझे भी बताइएगा कि आप लोगों को क्या फायदा हुआ। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। ये बोल रहे हैं सोनम जी की मसूर यूश बना के फिर और तक्र को पकाना है, इसको तक्र के साथ पकाइए या ऊपर से तक्र ऐड करिए, तो मसूर का यूज और टेस्टी भी रहता है, बहुत अच्छा लगता है। मैंने किया है उसका प्रयोग तो मुझे बहुत मालूम है। हाँ ये बोल रही है निष्पाव इज सेम इन हिंदी, बराबर है, सेम बोलते हैं। अभी मुझे याद आया, क्या है ना कि कुछ मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ ना, तो सेम ये मैं भूल गया था ये शब्द। आशा मैम नमस्ते, प्रणाम आपको। अनुरिता मैम नमस्ते, प्रणाम आपको। सेम का यूज नहीं बनाते हैं क्या आप लोग, सेम की सब्जी खाते हैं, कितना टेस्टी रहता है, उसी का तो यूज बनाने के लिए बोला है, उसको निष्पाव बोलते हैं। ठीक है, तो मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ। अभी हम लोग कब मिलेंगे, 8:15 बजे मिलेंगे। अभी असली में ना सुबह का लेक्चर हुआ, फिर पेशेंट देखा, फिर उसके बाद में सिटी से मैं दवाई लेके आया, मैं बहुत ज़्यादा एग्जर्ट हो गया हूँ, अभी मुझ में इतनी ताकत नहीं है। तो मैं कल बताऊंगा आप लोगों को, आप लोग भारत की श्रेष्ठ जगह, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ तो, और मैं दिल से करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे को अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों को आगे बढ़ा रहा हूँ। अलग अलग चीज़ें मैं आयुर्वेद से ढूंढ ढूंढ के लेके आता हूँ अपने सर के नोट से। तो देखिए मैंने अपना नंबर दे दिया है। सरोज मिश्रा जी बोल रहे हैं थैंक्स मिनल बॉस। सरोज मिश्रा जी बहुत मानते हैं मिनल मैम को, इनकी सीनियर हैं इसीलिए। हाँ नवजोत मैम बोल रहे हैं सेम पल्ली बोलते हैं, उसको निष्पाव बोलते हैं, बहुत अच्छा। देखिए आप लोगों ने भी ढूंढ लिया। डॉक्टर आशा मैम नमस्ते, थैंक यू। नवरत्न शर्मा जी थैंक यू। अब हम कल मिलेंगे और अलग अलग यूष और पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि ना काश्यप संहिता में यूष निर्देशाध्याय बताया है, उन्होंने बोला है कि आप इसका प्रयोग करिए। हम लोग को मालूम ही नहीं, कोई पढ़ाते ही नहीं है। अब हम यहाँ पे आयुष दर्पण पे चर्चा कर रहे हैं ना, तो हम लोग यूज करेंगे और आप लोग भी करेंगे, और सच में अच्छा रिजल्ट आएगा, पेशेंट के लिए भी फायदा होगा, और आप लोग खुद भी यूज करेंगे, आपको भी मजा आएगा। तो अभी का लेक्चर मैं समाप्त करता हूँ, फिर मिलते हैं। प्रणाम सब लोग को, कोटि कोटि प्रणाम।